Hello students, so today's topic is chapter number 12, Space Management, class 12th, Home Science and iOS. As the chapter's name suggests, space management, so what does it mean? Space management means assigning space to an activity and systematically arranging all the materials required for it. तो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है स्पेस आप असाइन करें, यानी कि जगह प्रोवाइड करें. कोई भी एक्टिविटी कहाँ पर करनी है, कौन सी प्लेस पे करनी है, उसको आप असाइन करें और उस एक्टिविटी के लिए जितने मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट है, क्या क्या सामान चाहिए, उसे आप अरेंज करके रखें. इसको कहा जाता है स्पेस मैनेजमेंट. एंड द इम्पॉर्टेंट aspects of space organization are: number 1, allotting space for the activity. जो भी काम करना है, जो भी एक्टिविटी करनी है, उसके लिए एक जगह प्रोवाइड की जाए. मेकिंग अवेलेबल ऑन द स्पॉट ऑल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी. तो जिस भी सामान की ज़रूरत है वो उसी समय वहाँ पर मौजूद होना चाहिए, तो आपको भाग दौड़ ना करनी पड़े. एंड द थर्ड पॉइंट इज अरेंजिंग सिस्टमैटिकली. फिर आपको जो सामान आप ले आए हैं उसको ऑर्डर वाइज आप अरेंज करके उस जगह पर रखें. ये 3 पॉइंट्स है आपके स्पेस मैनेजमेंट के अंदर. अब आते हैं नेक्स्ट, एक टर्म है जो हम सीखेंगे आज. पता सबको है लेकिन इसको ये कहते हैं, ये किसी को नहीं मालूम होगा. आई मीन फंक्शनल स्टोरेज कहा जाता है. सो फंक्शनल स्टोरेज क्या चीज़ होती है? It is desirable that all the materials required for performing a specific task are stored nearby so that you do not waste your time, energy in collecting all the materials and storing it back. Such an arrangement is termed as functional storage. तो ये काम हम बचपन से करते आ रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि इसको फंक्शनल स्टोरेज कहते हैं. तो फंक्शनल स्टोरेज का मतलब कि आपको कोई भी स्पेसिफिक टास्क के लिए जिस मटेरियल की ज़रूरत है अपने आसपास जहां आपको वो टास्क करना है वहां अरेंज करके रखें. तो इससे क्या होगा, आपका टाइम, आपकी एनर्जी आने जाने में, सामान अरेंज करके रखने में, उठा के लेकर आओ फिर वापस रखो, उसमें वेस्ट नहीं होती. तो इस तरीके से जिस सामान को रखा जाता है उसको हम कहते हैं फंक्शनल स्टोरेज. अब एक्टिविटी एरियाज घर में क्या होते हैं उसकी बात कर लेते हैं. एज हम सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है होम साइंस. तो होम से रिलेटेड एक्टिविटी एरियाज कौन से होते हैं जहां हम अपनी नॉर्मल घर में एक्टिविटीज़ करते हैं. सो एक्टिविटीज़ एरियाज आपका कुकिंग, वॉशिंग, स्लीपिंग, स्टडिंग, प्लेइंग एंड वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू रेडियो, एंटरटेनिंग. ये कुछ एक्टिविटीज़ है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हम अपने घर में करते हैं. और इन एक्टिविटीज़ को हम सब एक्टिविटीज़ में डिवाइड करते हैं. यानी कि ये तो हमारे काम की एक लिस्ट होगी, इनके अंदर भी तो कुछ काम होते होंगे जो हमें करना है. तो उसके अंदर जो सब एक्टिविटीज़ है उनकी लिस्ट कुछ इस तरह से है. स्टोरिंग ऑफ फूड स्टफ, प्रिपरेशन, खाना बनाना है तो अगर सब्ज़ी बनानी है तो पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, यानी कि सब्ज़ी काट के रखनी पड़ेगी, वॉश करके रखनी पड़ेगी. इसको बोलते हैं प्री प्रिपरेशन वाले जो काम हैं. देन कुकिंग, गिविंग फिनिशिंग टचेस, वॉशिंग यूटेंसिल्स, सर्विंग ऑफ फूड एंड स्टोरेज ऑफ लेफ्ट ओवर्स. स्टोरेज ऑफ लेफ्ट ओवर्स का मतलब होता है जो खाना बच जाता है. अब जो खाना बच गया तो उसको आपको कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, उसको हम लेफ्ट ओवर्स बोलते हैं. नॉर्मली फ्रिज में रखते हैं सब लोग. देन प्रोविजंस जो है कुकिंग के लिए जो रिक्वायर्ड है वो आपका हो गया रॉ मटेरियल्स, यानी कि ग्रोसरी, आपकी वेजिटेबल्स. ग्रोसरी में आपका आ जाता है आटा, दाल, चावल, मसाले, ऑयल. ये सब आप स्टोर करके रखते हैं तब जाके कुकिंग हो पाती है. देन बर्तन चाहिए, यूटेंसिल्स. सोर्स ऑफ वाटर, पानी कहाँ से आता है आपके किचन में. देन प्रिपरेशन एरिया, खाना आप कहाँ प्रिपेयर करते हैं. कुकिंग रेंज, स्टोव, फ्यूल, स्टोरेज एरिया, होल्डिंग एरिया फॉर कुकड एंड लेफ्ट ओवर फूड. तो आपने खाना बनाकर रख दिया, कुकर है, कढ़ाई है, उसको कहाँ पर रखना है, क्या आपके किचन में उतनी जगह है
सो वो सारा स्टोरेज भी होता है, उसको होल्डिंग एरिया कहते हैं। ऐसे सिमिलर एक्टिविटी अगर हम कंसिडर करें कपड़े धोना, वॉशिंग क्लोथ्स, तो वॉशिंग क्लोथ्स में भी आपको सबसे पहले किसकी ज़रूरत है? प्रोविज़न फॉर वाटर। पानी कहाँ से आप अरेंज कर पा रहे हैं? वहाँ टैप लगा हुआ है, सोप है, साबुन इजीली है, आपने रखा हुआ है वहीं पर आसपास, डिटर्जेंट है, ब्लूइंग एजेंट हो गए, स्टार्च हो गया, बकेट, बाल्टी, मग, ब्रश, इलेक्ट्रिक पॉइंट है आसपास अगर आप वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं तो। और अरेंजमेंट क्या है? टू कलेक्ट सॉइल्ड क्लोथ्स। सॉइल्ड क्लोथ्स होते हैं जो कपड़े ख़राब हो चुके, गंदे हैं, जो कपड़े गंदे हैं जो धोने में डालें। तो क्या आपने कोई ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि जहाँ पर आप गंदे कपड़ों को स्टोर करके रखते हैं? देन क्लोथ्स रैक बनाए हुए हैं कि आपने कोई जगह इस तरीके से बनाई है जहाँ पर कपड़े सूख सकते हैं? तो ये सारा आपका एक्टिविटी एरिया के बारे में बता रहे हैं नॉर्मली हमारे आपके घर में जो होता है। ना नेक्स्ट टर्म पे आते हैं विच इज़ वर्क सेंटर। तो ये वर्क सेंटर क्या होता है? वेरी सिंपल अगेन, द एरिया स्पेसिफाइड फॉर एन एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जब कोई एरिया स्पेसिफाई किया जाता है, ये जगह उस काम के लिए बनाई गई है, उसको हम वर्क सेंटर बोलते हैं। तो अगर हम अपने घर की बात करें, अगेन आई एम टेलिंग यू वी आर स्टडिंग होम साइंस, तो एवरीथिंग शुड बी रिलेटेड टू होम। तो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पहले आता है आपका कुकिंग एरिया, जहाँ आप खाना बनाते हैं, रसोई, यू नो। तो रसोई में आपने सामान किस तरीके से रखा है, दाल है, दाल के डब्बे कहाँ लगाए हैं, प्रॉपर तरीके से अरेंज करके रखे हुए हैं, मसाले कहाँ रखे हुए हैं, बर्तन कहाँ लगाए हुए हैं, ये सारे स्टोरेज एरियाज़ हैं। खाना बना दिया तो कहाँ आप रखेंगे, लेफ़्ट ओवर्स हैं तो कहाँ आप रखेंगे, बर्तन धुल गए हैं तो सुखाने के लिए कहाँ रखेंगे, ये सारे आपके स्टोरेज एरियाज़ होते हैं कुकिंग एरिया में, यानी कि किचन में। एक और न्यू वर्ड आप पढ़ेंगे इसमें, डेड स्टोरेज। ये भी आप बचपन से अपनी मम्मी को करते हुए देख रहे होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसको डेड स्टोरेज कहा जाता है। सो थिंग्स यूज्ड ओकेजनली मे बी स्टोर्ड एट अ हाइट अबव नॉर्मल रीच। तो आपके घर में भी, सबके घर में होता है कि कुछ ऐसा सामान जो हम नॉर्मल बार बार यूज़ नहीं करते हैं, तो हमने उसको ऊपर प्लेटफॉर्म पे कहीं पर स्टोर करके रखा है, जो हमारे नॉर्मल हाइट से भी काफ़ी ऊपर होता है। तो उस स्टोरेज को हम डेड स्टोरेज कहते हैं। एंड देन किसी के घर में प्री प्रिपरेशन एरिया भी होता है, खाने के बनाने के, पकाने से पहले की जो तैयारी है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी बैठ के सब्जी काट लेते हैं, दैट इज़ प्री प्रिपरेशन टाइम होता है। जैसे मैं खुद हूँ, पर्सनली इफ़ आई कट वेजिटेबल्स, आई सिट इन फ्रंट ऑफ माई टीवी एंड माई टीवी इज़ इन माई ड्राइंग रूम, लिविंग एरिया। तो ज़रूरी नहीं है कि किचन का सारा काम आप किचन के अंदर ही कर रहे हैं, वही सिर्फ कुकिंग एरिया है। तो वेजिटेबल काटने हैं और कुछ इस तरीके से कुकिंग से रिलेटेड काम है, आप बाहर भी कर सकते हैं। ओके, देन खाना सर्व करना। कोई लोग किचन में ही खाना खाते हैं। जैसे हम छोटे थे तो माय फादर यूज्ड टू सिट ऑन द किचन फ्लोर, ज़मीन पर बैठ के खाना खाते थे। कोई लोग होते हैं जिनका किचन एरिया बहुत बड़ा होता है, तो वहीं पर डाइनिंग टेबल रखा होता है, वहाँ बैठ के खाना खाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके घर में डाइनिंग एरिया डिफरेंट होता है, एक सेपरेट एरिया। कुछ लोग होते हैं जिनके यहाँ डाइनिंग एरिया लिविंग रूम के अंदर ही होता है, टीवी देखते देखते लोग खाना खाते हैं। सो दीज आर द एक्टिविटीज़ जो आप एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है, कहीं पर भी आप बैठ के कर सकते हैं। किसी के घर पे फोल्डिंग डाइनिंग टेबल भी होता है। जैसे अगर घर छोटा है, स्पेस कम है, जैसे कि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं उसका नाम ही स्पेस मैनेजमेंट है, तो अगर जगह कम है तो अपने फोल्डिंग डाइनिंग टेबल, जब बैठना है तो इस तरीके से टेबल इस तरीके से खोला, खाने का सामान रखा, खाना खा लिया तो उसको ऊपर वॉल के साथ वापस रख दिया। सो उसको फोल्डिंग डाइनिंग टेबल कहते हैं। अब किचन कितने टाइप की होती है? फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं वन वॉल्ड किचन। वन वॉल्ड किचन होता है, सिर्फ आप ऐसे एंटर हुए, एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है सामने, सिर्फ एक। अब उसी में आपने खाना बनाना, उसी में आपने बर्तन रखने हैं, सब काम आपने उसमें करना है। आपकी NIOS की बुक्स में बहुत अच्छे तरीके से पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो अगर मेरे कहने से आप इमेजिन नहीं कर पा रहे तो आप अपनी किताबों में देखिए, बुक्स में आप देखिए, वहाँ पर आपको समझ में आएगा। देन टू वॉल्ड किचन।
2 वॉल्ड किचन होता है, सपोज इफ यू आर एंटरिंग, एक प्लेटफॉर्म स्लैब इधर बनी हुई है, एक प्लेटफॉर्म स्लैब इधर बनी हुई है ऑपोजिट। एक में आपने स्टोव रखा हुआ है, गैस है, वहाँ पर आप खाना बनाते हैं, कुछ सामान वहाँ रखते हैं। दूसरी तरफ हो सकता है कि बर्तन धोने का आपने सिंक लगाया हुआ है, पानी का अरेंजमेंट है। सो इस तरीके से होता है। देन थर्ड इज योर एल शेप्ड। एल शेप्ड इज यू हैव एंटर्ड लाइक दिस, अगेन दिस प्लेटफॉर्म एंड दिस, सामने वाली दीवार और एक साइड की दीवार, उसको एल शेप बोलते हैं। देन आता है आपका यू शेप्ड। यू शेप्ड होता है तीनों बाजू। सपोज आपका किचन का दरवाज़ा ये है, आप एंटर हो रहे हो तो यहाँ पर भी प्लेटफॉर्म स्लैब्स बनी है, सामने भी बना हुआ है, उसको हम यू शेप बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है आपका बाथिंग एरिया, जहाँ पर हम नहाते हैं, वॉशरूम है जहाँ पर हमारा, नॉर्मली वहाँ पर स्टोरेज एरिया में साबुन रखा होता है, वॉशिंग पाउडर है, ऑयल्स हैं, अदर टॉयलेटरीज हैं। पहले ज़माने में तो 1-2 साबुन होता था, अभी तो फेस वॉश सबका अलग है, देन बॉडी वॉश अलग है, देन यू आर यूजिंग दैट स्क्रबर यूज़ कर रहे हैं आप, देन लूफा यूज़ कर रहे हैं। सो मेनी थिंग्स टू स्टोर इन बाथरूम। अब बाथरूम का फ्लोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नॉन स्लिपरी हो, स्लिप ना कर जाए। देन इज़ योर अगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, अगर नॉर्मली अगर बाथरूम में हम देखें तो गीज़र वगैरह लगा होता है पानी गर्म करने के लिए, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल पॉइंट चाहिए होते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से लगे हैं कि नहीं। और अगर आपका बाथरूम बड़ा है, आप कपड़े भी वहीं धोते हैं, वॉशिंग मशीन भी आपने वहीं लगाई है, तो उसके इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स भी सेफ होने चाहिए। देन वी कम टू स्लीपिंग एरिया, जहाँ हम सब सोते हैं रात में, एंड वेरी नॉर्मल टर्म फॉर दैट इज़ बेडरूम। अब बेडरूम देखिए, बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बेडरूम में हम सोते ही नहीं हैं, बेडरूम में हम ड्रेसअप भी होते हैं। नॉर्मली हमारे ड्रेसिंग एरिया जो होता है वो बेडरूम के अंदर होता है, ड्रेसिंग टेबल लगा होता है। कोई बेडरूम में तो स्टडी टेबल भी साइड में रखा है, वहाँ बैठ के बच्चे अपनी पढ़ाई भी करते हैं। स्पेस कम हो तो बंक बेड्स बनाए जाते हैं, एक ऊपर बेड उसके नीचे बेड। फोल्डिंग बेड्स भी अरेंज कर सकते हैं आप, अगर आपके बेडरूम में जगह कम है तो। देन प्रॉपर स्टोरेज, वहाँ पर एलमीराज वगैरह होने चाहिए, वार्डरोब होनी चाहिए। बहुत जगह आप देखेंगे कि दीवारों के अंदर ही आपने अपना वार्डरोब या एलमीरा बनाई हुई है, जिसको हम वॉल कैप भी बोलते हैं। तो दीवार के अंदर स्लैब लगा देते हैं एंड देन ऊपर से वॉल कैप, तो अलग से सेपरेट से अलमारी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देन अगर स्टडी टेबल है तो प्रॉपर आपने टेबल लैंप लगा रखा है, आपकी बुक्स वहाँ पड़ी हुई हैं, पानी का आपने कुछ जग है, कुछ बॉटल रखी है, वॉच है आपके रूम में, देन कुछ सजावट का सामान है। सो अगेन ऑल द थिंग्स टू स्टोर। देन स्टडी एरिया, अगर प्रॉपर बात करें तो स्टडी एरिया के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है गुड नेचुरल आर्टिफिशियल लाइटनिंग होनी चाहिए, लीस्ट डिस्टर्बेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार बच्चा डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ते वक्त। ओके, एंड द लास्ट वन इज एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन एरिया। एंटरटेनमेंट का मतलब है जहाँ घर के पूरे सब फैमिली मेम्बर्स बैठ के मस्त एंजॉय करते हैं। आप या तो बैठकर गप्पे मार सकते हैं, टीवी एक साथ देख सकते हैं, या कोई और एक्टिविटी एक साथ कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। अभी आईपीएल चल रहा है, द मोमेंट व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो आईपीएल चल रहा है, तो आईपीएल की टीवी में हम ऐड देखते हैं कि ऑल फैमिली मेम्बर्स आर सिटिंग इन अ वन रूम वॉचिंग द टीवी, इंजॉइंग इट। ओके, सो इस तरीके का एंटरटेनमेंट एंड रिक्रिएशन एरिया हम अपने लिविंग एरिया में भी कर सकते हैं। देन लिविंग एरिया में हमारा नॉर्मली बैठने के लिए सोफ़ा सेट होता है, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, इस तरीके का अरेंजमेंट किया जाता है। अब आपकी बुक में एक डायग्राम बना होगा कॉन्सेप्ट ऑफ वन रूम हाउस। तो अगर घर बहुत छोटा है, एक ही कमरे का है, एक कमरे का घर, तो आपने उसको कैसे अरेंजमेंट अपना करना है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। एक वेरी ब्यूटिफुली द डायग्राम इज़ गिवन टू यू, यू कैन लुक ऑन दैट और आपको समझ में आएगा कि हम कम स्पेस को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। देन आता है गाइडलाइंस फॉर मेकिंग वर्क सेंटर्स मोर इफेक्टिव। कुछ इस तरीके की गाइडलाइंस दी हुई हैं जिससे आप अपने वर्क सेंटर, जहाँ आप कोई एक्टिविटीज़ करते हैं उसको वर्क सेंटर कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था, उसको हम कैसे ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो द नंबर 1 इज़
अरेंजिंग वर्क सेंटर्स इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, ऑर्डर में हर काम होना चाहिए, ऑर्डर में ही हर चीज़ पड़ी होनी चाहिए, इससे आपका टाइम, आपकी एनर्जी सब सेव होती है। ओके, देन ट्रांसपेरेंट स्टोरेज कंटेनर रखें, ट्रांसपेरेंट आर पार हम देख सकते हैं, तो हमें दूर से पता चल जाएगा अरे यार इस कंटेनर में हमने ये सामान रखा हुआ है, तो बार बार उसका क्या ढक्कन खोल कर देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें क्या रखा था हमने। और आइदर यू कैन पुट अ स्टिकर ऑन दैट। देन प्रॉपर लाइटनिंग ज़रूरी है, प्रॉपर वेंटिलेशन ज़रूरी है। वेंटिलेशन इज़ अगेन हवा का जो हवा जो है वो एक खिड़की इस तरीके से हो, आमने सामने कुछ इस तरह की क्रॉस में जा सके, एयर का क्रॉस ट्रैवल हो सके, उसको वेंटिलेशन बोलते हैं। और कुछ इस तरीके से आप अपने वर्क सेंटर को रखें कि इजी पड़े आपको क्लीन करना, मेंटेन करना इजी पड़े। और ज़्यादातर कोशिश करें स्टोरेज कैबिनेट्स हो, कबर्ड्स बनाए गए हों जो कि बाहर सामान बिखरा ना रहे, तो वो भी आप अरेंज करने में इजी रहेगा। एडिशनल स्टोरेज भी आप बना सकते हैं, जैसे कि स्टेयरकेस के नीचे, अगर आपके घर के अंदर सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती है तो नीचे आप कुछ स्टेयरकेस के नीचे आप स्टोरेज का बना दें, कुछ इस तरीके का ट्रॉली टाइप जो स्टेयरकेस के नीचे चली जाए, सामान रख दो, बाहर निकाल लो, तो स्टोर रूम के जैसा वो यूज़ हो सकता है। कोई लोग उसके आगे दरवाज़ा भी लगा देते हैं, सिंपल दरवाज़ा लगाए, अंदर सामान रख दिया, यू कैन ओपन इट एंड यू कैन यूज़ दैट। देन लास्ट टॉपिक पे आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एस्थेटिक। अब स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का हमारे एस्थेटिक्स के साथ क्या रिलेशन है, तो नंबर 1 हम पॉइंट अगर डिस्कस करें तो साइज ऑफ द फर्नीचर। ऐसा ना हो कि आपका रूम छोटा और आपने बड़ा बड़ा फर्नीचर लेके रखा है। अगर रूम छोटा है तो फर्नीचर छोटा होना चाहिए, रूम बहुत बड़ा है तो आप आराम से रेस्टिंग चेयर भी खरीद सकते हैं जिस पे आप आराम से बैठ सकें। और क्योंकि रेस्टिंग चेयर इस तरीके से होती है, ऐसा उसका बैक होता है, ऐसे बैठते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरती है वो। तो आपके घर के स्पेस के हिसाब से आपका फर्नीचर का साइज होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड लुक लगना चाहिए। प्लेस शुड लुक टाइडी एंड अट्रैक्टिव। टाइडी इज साफ। अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से हो कि लोगों के बीच रास्ते में ना आए, हिंडर द मूवमेंट ऑफ द पीपल। मतलब कि आप चल रहे हैं और आपको ठोकर लग रही है, आपने सामान इस तरह से रखा हुआ है, तो वैसा भी नहीं रखना है। देन आपका एक्टिविटीज़ क्या क्या परफॉर्म करते हैं आप वहाँ पर उस स्पेसिफिक एरिया में, उस हिसाब से सामान रखें। लाइटिंग मैंने आपको बोला बहुत ज़रूरी है, रोशनी का आना बहुत ज़रूरी है। एंड देन अगर छोटा सा एक रूम का अपार्टमेंट है तो सामान कुछ इस तरीके से रखा होना चाहिए कि एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सके। ऐसा नहीं एक ही जगह पे सब इकट्ठा कर दिया तो कंफ्यूज हो रहे हैं यार, पढ़ाई का सामान, बुक्स भी इधर से उठानी है, बर्तन भी इधर से उठाने, नो, ईजिली डिस्टिंग्विश अलग अलग तरीके से रखना चाहिए। कलर्स भी आपको एस्थेटिकली आपका इम्प्रूव करते हैं, आपके काम को, आपके मूड को। जैसे कि अगर छोटे रूम हैं तो आप उसमें लाइट कलर्स यूज़ कीजिए। छत जो है ऑलमोस्ट हमेशा वाइट पेंट कीजिए। हल्के रंग यूज़ करेंगे तो दीवारें अगर हल्के रंग की हैं तो आपका कमरा बड़ा लगेगा आपको। देन आप अपने जगह पर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी लगा सकते हैं, इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं, तो वो आपके एरिया को इट विल गोइंग टू बी एट डिफरेंट नाइस अपील। सो आज हमने जो पढ़ा वो हमने सारी फैमिली एक्टिविटीज़ पढ़ी, जिसमें हमारा आता है कुकिंग, वॉशिंग, स्लीपिंग, स्टडिंग, प्लेइंग एंड रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट। फैमिली एक्टिविटीज़ ज़रूरत के हिसाब से होती है, नीड, ज़रूरत के हिसाब से हमने उसको स्पेस स्पेसिफाई कर दिया, और जो हमने स्पेस स्पेसिफाई किया उसको वर्क सेंटर्स कहते हैं। और वर्क सेंटर्स में आपका प्रॉपर स्पेस तो चाहिए ही, मटेरियल्स जो ज़रूरत के वो चाहिए, जो स्पेस है उसका प्रॉपर यूज़ करना है हमको, और फिर सामान और स्पेस का प्रॉपर अरेंजमेंट करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर स्पेस मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच।